भोजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है 26 जून। 26 जून वैसे तो स्मृतियाँ अपने आप में खट्टी होती हैं, मीठी होती हैं, लेकिन 26 जून का नाम आते ही याद आती है 26 जून 1975 रात 12 बजे आपातकाल लग गया था। वो भारत में एक तरीके से काला दिवस के रूप में हमें उसको देख सकते हैं। वो कहीं से भी किसी तरीके से तर्कसंगत नहीं था, औचित्यपूर्ण नहीं था, और बाद में सब लोगों ने उसे माना कि वो ऐतिहासिक भूल थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक भूल थी। जो भी चीज़ है, जनता का जो भी फैसला है, जनता का जो भी निर्णय है, हम जनतंत्र में हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। और अपने यहाँ जो भी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, और न्यायपालिका बैलेंस करती है। अगर उससे कोई फैसला आया है तो आप उसका सम्मान कीजिए। लेकिन नहीं साहब, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती थोप देंगे लोगों को। ठीक है, न्याय से एक जगह से न्याय मिला, आप आगे अपील की होती, और अंतिम अदालत तो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में आप जाती। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं से। और इन 50 सालों में भारत के, कहा जाता है, गंगा में बहुत सारा पानी बह गया, बहुत सारा पानी बहा, और पानी इतना बहा कि आज गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है कि गंगा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गंगा की गोद में बैठ करके जो साथी हमारा आया, और गंगा को शुद्ध करने के लिए, गंगा को निर्मल करने के लिए, गंगा को अविरल करने के लिए कितने पैसे देश के खजाने से लुटा दिए गए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जितना पेपर पर खर्च किया गया, उतना भी अगर गंगा में बिछा दिया गया होता तो शायद गंगा पट गई होती। लेकिन आज गंगा की स्थिति क्या है? और वो जहाँ बनारस में आए थे, वहां स्थिति क्या है गंगा की? गंगा एकदम सूख गई है। गंगा में बनारस के ही जलमल ढोता हुआ, जो वहाँ का नद है, 80 नद है, वो जलमल ढोता हुआ बनारस को पीने का पानी देता है। उसी में से पानी फिल्टर करके भेजा जाता है, और वो भी गर्मी के दिनों में, मई जून में वो भी पानी खत्म हो जाता है, और अपने ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है, और उससे पानी आता है। हम याद करना चाहेंगे उन स्मृतियों को। वो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में भी बोले कि 50 साल हो गया। 50 साल की स्मृतियों में को लेकर के आप जो कह रहे हैं, जो उस समय हुआ था, जो संवैधानिक संकट, संविधान की संस्थाओं की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी, उसमें आप आज क्या कह रहे हैं? उसमें तो घोषित आपातकाल था। आज क्या है? आज आज किस संवैधानिक संस्था की आप इज्जत कर रहे हैं? किस संवैधानिक संस्था का आप सम्मान कर रहे हैं? हाँ, एक चीज है, एन के प्रकारेण आप भी सत्ता की प्राप्ति के लिए जितने भी दुरुपयोग किया जा सकता संस्थाओं का, सबका आपने दुरुपयोग किया। निर्वाचन आयोग को अपने हाथ में आपने रख लिया, न्यायपालिका को भी आप अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यपालिका है, विधायक है, या जितनी संवैधानिक संस्था, ईडी है, सीबीआई है, आपने किसका उपयोग नहीं किया? और सदन में अपोजिशन की आवाज, या आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उस पर कोई प्रतिवाद न हो, इसके लिए आप 100 150 सांसदों को, सारे विपक्ष को आप निकाल बाहर करेंगे, और उसी अध्यक्ष को आप फिर चुनवाते हैं, और बड़े दम के साथ आप कहते हैं कि आपके 5 साल का अनुभव हमारे देश के लिए बड़ा काम आया, हमें उसका अनुभव है, आपको अनुभव है, और अपोजिशन को भी अनुभव है, अपोजिशन ने भी अपनी बात रखी वहां पर। तो आज हम याद करने जा रहे हैं उन्हीं स्मृतियों को। 49 साल आज हो गए हमारे आपातकाल को। उस समय क्या स्थिति परिस्थिति थी, और आज उस समय का जो आपातकाल था उसमें, और आज जो तानाशाही हमारे सिर पे मंडरा रही है, घोषित तो आपातकाल नहीं है, लेकिन क्या उससे कम है, या उससे ज्यादा है? या जो उस समय घुटन थी, उस समय घुटन में अपना सबको उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया था, लेकिन आज तो आप खुली जेलों में हैं। आपका जिस तरीके से महिलाओं के प्रति हो रहा है शोषण, दमन हो रहा है, ये दलितों का हो रहा है, अल्पसंख्यकों का हो रहा है, नौजवानों का हो रहा है, छात्रों का हो रहा है। 10 साल आपका शासन हुआ, 10 साल में आपने एक नौकरी नहीं दिया, 10 साल में कोई परीक्षा आप कायदे से आप संचालित नहीं कर पाए,
कोई भी वो भर्ती आप नहीं कर पाए। तो यह दंश झेल रहा है हमारा देश, और हम कह रहे हैं कि आपातकाल को 50 साल पहले का आपातकाल याद कीजिए, और वही कांग्रेस पार्टी आज भी आ गई है आपके सामने। आप पुराने अनुभवों से सीखिए और इसे फिर आने मत दीजिए, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने आपके सारे अधिकारों को, आपके मूल अधिकारों का हनन कर दिया था, दमन कर दिया था। आज हम उसी को याद करने के लिए आपके सामने इकट्ठा हैं। आइए हम अपने एक प्रबुद्ध पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ हैं पंजाब विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। आपका स्वागत है खालिद साहब। हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रदेशी महासचिव, और एक लंबे आज अभी देश में उस आपातकाल का दंश जिसने प्रत्यक्ष रूप से झेला है, देखा है, अब उसमें से धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, और जिनको अभी जीवंत उसका अनुभव है उसमें से एक है जयशंकर पांडे जी। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है पांडे जी। हमारे साथ है जो सुप्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, विद्वान साथी हमारे प्रोफेसर राम पुनियानी जी। आपका भी स्वागत है राम पुनियानी जी। और हमारे साथ जुड़े हैं किसान संघर्ष समिति के आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम जी। डॉक्टर सुनीलम जी यात्रा में है, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनीलम से ही इस चर्चा की शुरुआत किया जाए। डॉक्टर सुनीलम, आप अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलम जी, मैं अभी दिल्ली में प्रोफेसर आनंद की एक किताब का लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है, आपातकाल की अंतर्गाथा, क्योंकि उस समय जो छात्र आंदोलन था और उसके साथ में जो जुड़े हुए थे वो प्रोफेसर आनंद कुमार थे। तमाम सारे लोग जो जेलों में गए थे, वो सबके साथ उनका एक रिश्ता रहा, तो उन्होंने ये किताब लिखी है और उसी के लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैं केवल 2-3 बातें ही कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि जब हमने कार्यक्रम की बात की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भई आप तो इंडिया अलायंस के अंदर हैं, तो आप क्यों ये बात कर रहे हैं? आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हम लोग जो है हमारा मूल्य लोकतंत्र का मूल्य है, और इस समय इंडिया गठबंधन को जो भी समर्थन और सहयोग मिला है देश की जनता से, या जो 234 तक पहुंचा है इंडिया ब्लॉक, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुंचा है, संविधान को बचाने के लिए पहुंचा है। तो हम इसको याद ना करें, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, और वो एक समझ की कमी की बात उसमें होगी। जितने दुनिया के अंदर तानाशाह हुए, उन तानाशाहों को बराबर इसलिए याद किया जाता है, किया जाता रहेगा कि उन्होंने जो ज़ुल्म किए, लोकतंत्र का खात्मा किया, उसको लोग याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं ताकि उस तरीके के ज़ुल्म फिर से ना हो, उस तरीके से लोकतंत्र का खात्मा ना हो। आपको मालूम है कि आज तो ये ठीक है, मतलब जहाँ-जहाँ पर बड़ी तानाशाही थी, जो है एक जर्मनी के अंदर अगर आप बात करें या इटली के अंदर बात करें, तमाम सारे जो दुनिया के अंदर जो भी तानाशाह, उन्हें लोगों ने उखाड़ फेंकने का काम किया। देश के अंदर भी इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ में लोगों ने वोट दिया। लेकिन जो यहाँ की तानाशाही और दुनिया की तानाशाही में एक अंतर ये रहा कि वहाँ के जो तानाशाह थे, वो किसी भी स्तर पर अपना शासन छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर ये हुआ कि गलतफहमी में ही सही, इंदिरा जी ने इलेक्शन कराने का काम किया, और लोकतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से लोगों ने उन्हें हटाने का काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके का दुनिया के लिए और देश के राजनीतिक दलों के लिए इस तरीके का ये संदेश था कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन लोकतंत्र पे हम कोई भी समझौता करने का काम हम नहीं करेंगे। ये एक मैसेज दिया, और मुझे लगता है कि यही मैसेज जो इंदिरा गांधी जी के लिए उस समय दिया,
इस बार वही मैसेज नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की जनता ने देने का काम किया है कि हम आपकी तानाशाही को हम लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हमें उम्मीद थी कि वो उससे सबक सीखेंगे, अपने तौर तरीके के अंदर वो अंतर लाएँगे। वो एक बड़े तानाशाह थे, अभी वो एक तरीके से बैसाखी पे चलने वाले एक शासक बन गए हैं, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और सभी को ये मालूम है कि अगर ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं हुआ होता तथा देश के अंदर जिस तरीके से अगर मायावती हैं, मायावती ने अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 16 सीटों को हरवा दिया, ऐसे तमाम सारी फोर्सेस हैं देश के अंदर। अगर प्रॉपरली पहले से अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ा होता, तो शायद ये जो 240 आई ये भी आने वाले नहीं थे और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। तो जनता ने ये चुनाव लड़ा और जनता ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ में वोट देने का काम किया। तो हमें देश की जनता को इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इंदिरा जी से भी कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, डरे नहीं, उसके खिलाफ में वोट किया और इस बार भी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर भले ही हमारा लोकतंत्र उस तरीके से बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, हमारे तो 76 साल हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हमारे यहाँ पर हो गई हैं, जो कि भारत के संविधान के चलते हुई हैं कि हमारे को इसके ऊपर गर्व भी हम कर सकते हैं अपने संविधान के ऊपर और हम ये गर्व से ये भी कह सकते हैं कि इस देश के अंदर बहुत आसान नहीं है तानाशाही को लादना और उसके ऊपर मैंडेट लेने का काम कर पाना। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज की जो चर्चा करेंगे, हमारे बहुत ही विद्वान पैनलिस्ट हैं। मैं तो केवल ये कहने के लिए मैं आया हूँ कि ये जो सबक है ये सबक याद करने की बात है कि हिंदुस्तान की जनता के लिए लोकतंत्र सर्वोपरि है और जो भी तानाशाह आएगा, उसे 1977 को भी याद रखना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए मोदी जी का ये चुनाव भी उसे याद रखने का काम करना चाहिए। उस समय नसबंदी के नाम पर जो हुआ, डिमोलिशन के नाम पर जो हुआ, आपको मालूम है पूरे देश के अंदर जो है ये 2 मुख्य मुद्दे थे। डिमोलिशन को लेकर के तुर्कमान गेट के ऊपर जो था, उसको लेकर के बहुत बड़ा एक जो है एक तरीके का अपसर्ज था, आक्रोश था देश में। इसी तरीके का जो अयोध्या के अंदर जिस तरीके का डिस्ट्रैक्शन हुआ, लोगों ने उसके खिलाफ में मैंडेट दिया। मोदी जी भी बच गए, बाल-बाल बचे। वहाँ पर भी जिस तरीके का डिस्ट्रैक्शन इन्होंने कॉरिडोर के नाम पे किया था या देश के अंदर जहाँ कहीं पर भी जो किसानों ने किया, ये सब हमको ये बताता है कि आप जब कल्याणकारी राज्य आपको सौंपा जाता है और आप जब जनता को दरकिनार करके अडानी, अंबानी या बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती, उसका जवाब देती है। आपका बहुत तिवारी जी धन्यवाद क्योंकि बहुत हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं और बहुत हम जो है उनके अनुभव भी जानना चाहते हैं और आज से के साथ में जो कंपैरिज़न है, ये भी हम जानना चाहते हैं। वो सभी लोग जानना चाहेंगे लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें आपातकाल को ज़िंदगी भर और जब तक ये देश है, हमें बराबर याद रखना पड़ेगा ताकि दुनिया के इस देश के अंदर फिर से कोई तानाशाह पैदा ना हो। इसलिए उस समय की ज़ुल्म और उस समय की ज़्यादतियाँ, उस समय की तानाशाही हमको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ-साथ में जिस तरीके से लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से हटाया था, उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा ताकि वो एक